ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफिसर फेडरेशन जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफिसर फेडरेशन जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफिसर फेडरेशन जिंदाबाद। आज के इस महर्षि मेहिदास जी के जन्मस्थली और भक्त प्रहलाद जी की कर्मभूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ की जिला कमेटी और शमशाद जी जिन्होंने प्रोग्राम लिया था उनके प्रति और इस धरती को नमन करते हुए आज के इस महती सभा में चंद बातों को मैं रखना चाहता हूँ। सभा के सभापति आदरणीय श्री कलानंद सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद तिवारी जी, प्रदेश महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं, जिलाध्यक्ष शमशाद आलम जी, गया से आए हुए आदरणीय महेंद्र जी, बड़ा ओजस्वी भाषण इन्होंने दिया। समस्तीपुर से हमारे छोटे भाई मनोज कुमार सिंह जी, सभी जिलों से आए हुए सभी अध्यक्ष महामंत्री और सभी महिला साथियों और मंच पर बैठे हुए तमाम जन वितरण प्रणाली के हमारे तपे तपाए नेतागण और यहाँ पर मौजूद बिहार के कोने कोने से आए हुए और इस क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता साथियों और मीडिया के साथियों, आज यहाँ पर आने का मुझे बड़ा ही एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। देश के कोने कोने में घूमता रहता हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं आपके बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड से हूँ, दुमका से हूँ, इसलिए मुझे आने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फिर भी बड़ा ही रमणीय इस क्षेत्र को देखकर लगा, क्योंकि आप जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाते हो और अनाज का कारोबार करते हो और चारों बगल अनाज की जो पैदावार मैं देख रहा हूँ उससे देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। साथियों, हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को बड़ी गर्मजोशी के साथ रखा। पिछले दिनों मैं भागलपुर की मीटिंग में भी आया था और वहाँ हमसे बनमनखी के बारे में प्रोग्राम बातों ही बातों में ले लिया गया कि नहीं, आपको बनमनखी आना है। और आज के दिन मुझे इंदौर में रहना था, मेरा कार्यक्रम इंदौर में चल रहा है वहाँ भी लाइव। तो मैंने बासु जी को कहा कि आप इंदौर चले जाओ, मैं बनमनखी चला जाता हूँ। और मैं बनमनखी चला आया। इंदौर का फ्लाइट का टिकट मेरा कैंसिल करा करके मैंने वापस करके मैंने अपने आप को बनमनखी से जोड़ने का काम किया। इसलिए आज मैं अंदर से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, बहुत सारी शिकवा शिकायत आपको है और होनी भी चाहिए, संगठन से भी होनी चाहिए। जैसे हमारे अभी एक सज्जन ने अभी कहा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं इनको कोई दोष नहीं देता हूँ, इनकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। इन्होंने कहा और लोग नहीं कह रहे हैं, मन में उनकी भी यही बात। ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए आवंटन का, वो नहीं हो रहा है। इसमें बार्गेनिंग हो रही है
यह सिर्फ आपके प्रदेश की बात नहीं है, जहाँ जो जितने दबंग हैं वो ज़्यादा राशन कार्ड रखे हुए हैं, जो नहीं बोल पाते हैं उनको कम मिलता है। इसलिए तो हमने कहा है कि 30,000 रुपया मानदेय कर दो, सब माल बराबर, सब माल बराबर। तुम बहुत कार्ड रखे हो, खटो जब तुम खटना है, हमको क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, आपके हाथ सवाल करे वाले आपको खुश करके मिलेंगे। पानी का साथियों पिछले दिनों 15 फरवरी को भारत सरकार का बुलावा आया था। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से मैं देश के प्रधानमंत्री के भाई आदरणीय प्रहलाद भाई मोदी, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर बासु के साथ भारत सरकार के बुलावे पर दिल्ली गया। दिल्ली डेलीगेशन, वहां पर एक बैठक, एक सेमिनार है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेयर प्राइस ऑफ के नाम पर भारतवर्ष के 5,34,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल पर एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया। और इस सेमिनार में देश के सभी राज्यों के फूड सेक्रेटरी, आपके भी राज्य के फूड सेक्रेटरी आए हुए थे, सभी राज्यों के फूड सेक्रेटरी, भारतवर्ष के फूड सेक्रेटरी और तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। पैजामा कुर्ता पहनने वाले हम लोग 3 आदमी थे, यही समझ लो। बड़ी हाई लेवल की बैठक थी। 9, साढ़े 9 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक लगातार चली, बीच में लंच और टी होते रहे। उस बैठक का लबो-लुबाब था कि देश में जो वितरण प्रणाली की जो दुकान चल रही है, इसमें भारत सरकार एक बदलाव लाना चाहती है और इस बदलाव लाने के क्रम में तो कई तरह की योजनाएं इसमें समावेश कराना चाहती है। और उसमें हमें यह अवसर दिया गया था कि चूंकि आप देश के 5 लाख जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की अगुवाई करते हो, इसलिए आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप उसमें अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं बहुत ही बारीकी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने में रखना चाहता हूं। बिहार में पहली बार हमारे माध्यम से यह बात रिले हो रही है, अभी और किसी जिले को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। भारत सरकार का यह कहना था कि प्रधानमंत्री जी यह चाहते हैं कि जिस तरह सभी विभागों में एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करने का काम किया, डिजिटलाइजेशन करने का काम किया, उसी तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी वो एक बदलाव लाना चाहते हैं। वो बदलाव क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर में, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से राशन की दुकानों को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा, इसके बारे में वहां पर डेमो प्रस्तुत किया गया पर्दे पर और हम लोगों को दिखलाया गया। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आपको मैं यह बतलाना चाहता हूं, आप
की बाध्यता नहीं है, आप करो या ना करो, लेकिन भारत सरकार ये चाह रही है। अब उसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं या आप पर निर्भर करता है, ये बताना मेरा काम है कि सरकार ये चाहती है कि आपकी दुकानों में कमें सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी इसकी बिक्री हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस दुकानों को इतना मॉडर्न बना दिया जाए, एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जहां पर लोग अपनी राशन का चीज लेने के लिए अगर जाते हों तो उसके साथ साथ वो अगर चाहें तो वहां से वह बहुत सारी चीजों को भी, अपनी रोजमर्रा की चीजों को वो खरीद सकते हैं, जैसे कि नेस्ले का गुड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, ऑटोमोबाइल्स के सामान हो, जूस और जेली हो, ऑल थिंग्स ऑफ एनी स्टेशनरी ब्रांड्स, शैम्पू, पाउच, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, रूम फ्रेशनर्स, अंडरगारमेंट्स, परफ्यूम, ग्रीन टी, यहां तक कि ट्रैक्टर के पार्ट्स। आप कहेंगे ये सब राशन दुकानों को इससे क्या मतलब है? हाँ, मतलब हो सकता है अगर हम 90 रुपया क्विंटल पर अनाज बेच सकते हैं तो 40% अगर हमको कमीशन अगर किसी चीज का मिलता है और उस क्षेत्र में उसकी जरूरत है तो आपको बेचने में क्या हर्ज है? अपनाया जा सकता है, जैसा उनका कहना है। अब उसमें आप कहेंगे कि हमें कैपिटल कहां से आएगा, तो 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का कैपिटल आपको लोन वो जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपको देने के लिए तैयार है, वो आपको मिलेगा। इस तरह से सरकार ने हमें बहुत सारी चीजें, जो कि मैंने उस दिन नोट की है दिल्ली में, वो सारी चीज है जिसे मैं अभी और आगे बतलाऊंगा। तो सरकार यह चाहती है कि आप फेयर प्राइस शॉप के साथ साथ CSC को भी एडॉप्ट कीजिए और अपने मार्जिन को आप बढ़ाने का काम कीजिए, अपने आमदनी को बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने उनसे पूछा, हमने स्पष्ट रूप से खड़े होकर पूछा कि सर हमें यह बताइए कि देश में 5,34,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, आप कितने दुकानों में इस चीज को लागू करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर 25% भी पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है तो फर्स्ट चांस में तो यह बहुत बड़ी बात भारत सरकार के लिए होगी। ठीक, तो हमने कहा कि शेष 4 लाख जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का क्या होगा, और क्या यह 25% सिर्फ अर्बन एरिया के लिए होगा, तो रूरल एरिया में क्या होगा? इसका जवाब हमें चाहिए। इसका संतोषप्रद जवाब मुझे नहीं मिला। उसके बाद लंच का टाइम हुआ, फिर लंच के बाद फिर बहस चली, सेमिनार चली, और अंत में मुझे फिर उठना पड़ा और हमने इस सवाल को फिर हमने रखा कि हमने आज के प्रेजेंटेशन में आज हमने भारत सरकार के सामने में ये प्रेजेंटेशन रखा है। ये प्रेजेंटेशन हमने भारत सरकार को
ऑल इंडिया प्रेस ऑफ डीलर फेडरेशन की ओर से ये प्रेजेंटेशन हमने दिया था ये, और इस प्रेजेंटेशन में हमने दिया है कॉमन सर्विस सेक्टर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, पीडीएस डीलर्स, बेसिक मार्जिन एंड मिनिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज और हैंडलिंग लॉस। ये छह डिमांड हमने राष्ट्रीय हायर कमेटी के सामने में हमने इस प्रिंटेड बुक्स को हमने रखा, जिसमें एक एक चीज पर हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन है कि हम इसको किस रूप में हम लेना चाहते हैं। और सबको अभी मैं नहीं बताकर मैं एक चीज को आपके सामने में रखना चाहता हूं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिमांड्स, ये जो हमने भारत सरकार की को दिया है, ये है फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स, बेसिक मार्जिन एंड मिनिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज। भाई साहब का सवाल भी इसी में है। We would conclude our submissions by humbly pointing out that the real remedy of improving the financial status of the fair price shop and transforming them to viable units is increasing their margins for rice, wheat and sugar as per recommendation of the World Food Programme, and ensuring minimum income of guarantee at par with the initial salary of a C group of central government. अभी मैं इसे बता रहा हूँ। Employees and also ensuring minimum number of beneficiaries attached to a fair price shop unless this is done well. All other ways may turn out to be just mouth freshener as a substitute for a full course of dinner. इसका मतलब यह है कि हमने भारत सरकार के सामने में स्पष्ट रूप से कहा है कि गेहूं, चावल और चीनी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के का जो रिपोर्ट है, जब हमने 12 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था, तो ऑल इंडिया फेडरेशन के धरना देने के बाद निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसका नाम था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और हमारे डिमांड्स पर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल किया। दुर्भाग्य है इस देश का और इस व्यवस्था का कि जब भी कोई रिपोर्ट एजिटेशन करने वाले के फेवर में आती है तो रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। उस रिपोर्ट का अगर आप अध्ययन करेंगे तो 764 रुपया आपको कमीशन मिलना चाहिए। अगर उसका असेसमेंट किया जाए सीए के द्वारा तो 764 रुपया कमीशन मिलना चाहिए। आपको मिलता है कितना? आपका कितना शोषण हो रहा है? आजादी के बाद यही एक ऐसा वर्ग बचा है जो देश के 81 करोड़ लोगों को सुबह से शाम तक उसके जिंदा रहने की जद्दोजहद भी करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्सर से पालन करता है, लेकिन उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपने बच्चों के 2 जून की रोटी भी वो अच्छी तरह से जुगाड़ कर सके। हम उस डीलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोरोना के समय में लोगों ने अपने घरों में रुके रहने का काम किया और इसी डीलर समुदाय ने एक पर खड़ा रहकर अपनी जान की कुर्बानी देकर और इस व्यवस्था को संभाले रखा। पूरे हिंदुस्तान में 4000 से ज्यादा जनवितरण प्रणाली के विक्रेता हताहत हुए। हमने विक्रेताओं के लिए सीधी सी मांग रखी है कि आप सीएससी चलाओ चाहे आप कुछ करो,
जल्द से जल्द मंच पर आपका आप सीएससी कराओ क्या कुछ भी करो, नहीं कर देगा। हमें भारत सरकार के सी ग्रेड के कर्मचारी के अनुपात में वेतन चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं लिखित बोल रहा हूं, ये देख लो, और उसके पीछे हमारा दस्तखत है। ये देखिए आप, ओंकार नाथ झा, प्रभात भाई मोदी, दिसंबर बासु, हमने लिखित दिया है, ये प्रेजेंटेशन दिया है भारत सरकार को, 1-2 कॉपी नहीं, 150 कॉपी सभी राज्य के सचिवों को दिया। उसके बाद 4 बजे मुझे फिर बोलने के लिए उठाया गया और मुझे ये कहा गया कि फेडरेशन क्या हुआ, क्या दिक्कत है, आगे की सुधी ले। 15 फरवरी को भारत सरकार के साथ जो मेरी वार्ता हुई और जो हॉट टॉक हुआ और जो प्रेजेंटेशन हमने ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से भारत सरकार के सामने में रखा, और 16 तारीख को हमारी भी फ्लाइट थी, बासु जी की भी फ्लाइट थी, हम लोगों को वापस आना था क्योंकि 18 को महाशिवरात्रि था। हम होटल आए, 7 बजे फूड सेक्रेटरी का ईमेल आता है। आप समझते हैं इस बात को कितना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का वो पदाधिकारी जो देश के 81 करोड़ जनता के खाद्य नीति को बनाता है, जिसको वो अप्रूव करता है, वह 7 बजे ईमेल करता है। क्या ईमेल करता है कि 17 तारीख को 5:30 बजे कृषि भवन में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। और हमने सोचा, बासु जी ने कहा कि झा साहब आप क्या करोगे, मेरा तो 9,000 रुपया बर्बाद होगा फ्लाइट का। हम बोले मेरा 7,000 रुपया बर्बाद होगा। बोले होने दीजिए, मीटिंग करके जाए। और वहाँ से हमने अपने अपने एजेंट को कहा कि भाई 17 तारीख के रात में बासु जी 11 बजे रात में उनको टिकट मिला कोलकाता जाने का। कोलकाता तो रात भर चलती है, हमको रांची आना था, हमको 17 को नहीं 18 को शिवरात्रि के दिन टिकट मिला। और 16 हम वहाँ रुके, 17 को 5:30 बजे 4 बजे हम कृषि भवन पहुँच गए। हमने अपने साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अध्यक्ष को बुला लिया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और 5 राज्य के हम लोग कृषि भवन में। कृषि भवन में जाने के बाद कमरा नंबर 106 में हमारी बैठक, ऑल इंडिया ग्रुप से जो जुड़े होंगे उन्होंने उसकी फोटो भी देखी होगी। क्या समझा साहब, देखे हैं ना हमारी बैठक। और उस बैठक में हमने ये एजेंडा हमने दिया कि हम हमारी ये मांगे हैं जो उस दिन जो दिए 16, उसके अलावा ये 13 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को हमने उनके टेबल पर रखा और एक मांग पर उन्होंने हमसे डिस्कशन किया, एक मांग पर डिस्कशन किया, और 13 में से 12 मांगों को मान लिया। वो 12 मांगे क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं। हमको इसके जड़ की बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। हमें जरूरत है वायबिलिटी बढ़ाने की, राशन दुकान की आमदनी कैसे बढ़े।
इसको बढ़ाने की, और सरकार को गरज है अपनी योजना चलवाने की, कुछ उनकी कुछ हमारी, इस दोनों के बीच में से हम जो रास्ता निकाल रहे हैं, ये रास्ता आपके सुख और समृद्धि को दर्शाता है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सरकार के साथ मिलकर चलें और अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करें, या तो सरकार के साथ हम लड़ाई लड़ें और इस व्यवस्था को अडानी जी को दे दें। सीधी सी बात। अनाज के रख रखाव की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था अडानी के हाथ में जा चुकी है। FCI को फेल्योर किया जा रहा है। देश के 81 करोड़ लोगों को भोजन देने की व्यवस्था में लाखों करोड़ रुपये का जो बजट है, जो आज 5,34,000 दुकानदार उसको संभाल रहे हैं, एक झटके में अडानी के पास चली जाएगी। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। गंभीर मामला है, सुनिए इसको। ये एक झटके में चली जाएगी और हम और आप सड़कों पर आ जाएंगे अगर हम बुद्धिमानी से अगर हम काम नहीं लेंगे। हमने ये सोचा बंद कमरे में बैठकर कि हमारे आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है। हम उस भरोसे को जिंदा रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद आप कहें कि हमारा ऐसा फालतू नेता था जो हमारे रोजगार को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। हम आखिरी सांस तक इसे बचाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार ही ऐसी है, ये चाहती है हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करने का। अडानी की नजर इस पर बड़ी जबरदस्त लगी हुई है। मैं नाम खोल कर बोल रहा हूं। किसान आंदोलन ने इसे डिले किया। अभी आप बचे हुए हैं, 2024 को चुनाव सामने में है, बोल बोल के अभी आप बचे हुए हैं। 2024 में अगर इनकी सरकार बनी, हो सकता है कि पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऐसा नहीं होने देगी। ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए नहीं होने देंगे कि हम उनके अंदर घुस चुके हैं और हमने उनकी मंशा को समझ लिया, बहुत अच्छी तरह समझ लिया है वो क्या चाहते हैं। और इसलिए 15 तारीख को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, रात में ईमेल आने के बाद रातों रात ये तैयार हुआ। ये जो मजमून तैयार हुआ, इस मजमून ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के सोच की दशा और दिशा को बदल दिया। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हमने दिया है अभी भारत सरकार ने फ्री सेल गेहूं मार्केट में छोड़ा है, मालूम है आप लोगों को? FCI से नहीं मालूम है जिनको, सुन जोड़ा जोड़ा छोड़ा है। तो हमने कहा है कि सर ऐसा कीजिए कि उसमें से कुछ गेहूं ऑल इंडिया फेडरेशन को दे दीजिए, 2-4 लाख मेट्रिक टन। क्यों, आप क्या कीजिएगा? आपको तो बेचना है भाई, आप हमको बेचिए। हम अपना पीडीएस का भी माल रखेंगे और ये नॉन कंट्रोल वाला भी रखेंगे, 1 नंबर माल रखेंगे। बोला यस, इट मे बी पॉसिबल। अलॉटमेंट ऑफ व्हीट बी रिस्टोर्ड फॉर पीडीएस। तो एक चीज पर हाँ बुलवा लिया, अभी सुनते जाइए। दूसरा है the fair price of winners of our federation may kindly be allowed to purchase OMSS wheat from FCI and distribute the same from the fair price of the like केंद्रीय भंडार after maintaining necessary formalities। उस चीज को हम जो लाए
तीसरा है कि प्रत्येक दुकान में आप एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, दाल, इसको आप 1 किलो करके आप देना सुनिश्चित कीजिए। बोला ठीक है, राइट, ये भी मैं मान रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने माना कि 17 रुपया आपको ई पॉस में पहले मिलता था कमीशन पर क्विंटल, उसको बढ़ा के हम लोगों ने पिछले बार 21 रुपया करवा दिया है और 20 रुपया क्विंटल पर कमीशन ये भी फेडरेशन ने करवाया, जो 70 से 90 हुआ। तो ये जो 17 से 21 हुआ, अगर इसको मेंटेनेंस करने में सरकार का अगर मान लीजिए कि 14 रुपया खर्चा होता है, तो 7 रुपया जो बचता हुआ तो आपके कमीशन में जुड़ना चाहिए। और इस तरह से करोड़ों रुपया आपके ई पॉस का पर क्विंटल के हिसाब से हर राज्य सरकार खा जाती है, जिसका पता ही नहीं चलता। सोच लीजिए आप कितना क्विंटल अनाज आता है, कितना लाखों करोड़ों क्विंटल। अगर उसको 5% से ही गुना कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा सोच लीजिए। तो ये पॉइंट हम लोगों ने रखा, इस पर वो बहुत नाराज हुए कि नहीं भाई, ये तो इनका वाजिब डिमांड है, अभी तक ये हो क्यों नहीं रहा। बोला एकदम मिलेगा आपको, सब दिलाएंगे, सब राज्य सरकार को बोल के हिसाब करवाएंगे, दिलवाएंगे। चलिए ये भी हुआ। उसके बाद हम चले आए ₹90 क्विंटल जो हुआ, 20 रुपया क्विंटल जो बढ़ाया गया। अभी जैसे आप लोग कहते हैं, कई वक्ताओं ने कहा कि 1 नेशन 1 राशन 1 कमीशन, वो तो भारत सरकार दे ही रही है। 70 रुपये क्विंटल पूरे भारत में भारत सरकार देती है, उसको बढ़ा करके 90 रुपया किया। कोई राज्य सरकार आपको 1.5 रुपया दे रही है, कोई 2 रुपया दे रही है, कोई 50 रुपया दे रही है, कोई 70 रुपया दे रही है। शोषण राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बायलॉज में लिखा है, फूड सिक्योरिटी बिल के बायलॉज में, कि मार्जिन राज्य की सरकारें तय करेगी। और हमारा विरोध है कि राज्य सरकार क्यों करेगी, जब योजना भारत सरकार की तो मार्जिन राज्य सरकार क्यों। हमने इस चीज को पकड़ा है। और साथियों, आपको मैं यह भी संकेत देना चाहता हूं कि अगर हमारा तालमेल सही रहा तो हम आज आपको इस धरती पर बोलकर जा रहे हैं कि यह व्यवस्था अब राज्य सरकार के हाथ में हम लोग रहने नहीं देंगे, यह सीधे केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार इसको हैंडल करे। जब योजना केंद्र की, तो ये बीच में बिचौलिया कौन है? कौन है ये दलाली करने वाला, बिचौलिया खाने वाला? ये हमने रख दिया उनके सामने में। योजना आपकी, आप आदेश कीजिए हमको क्या करना होता है। वो कौन होता है करने वाला? हमारा पैसा चोरी कर रहा है, हमारा पैसा खा रहा है। आपने 20 रुपया क्विंटल बढ़ाया, हमको आज तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इस पर उन्होंने बहुत गंभीरता जाहिर किया और यह भी कहा कि आपका अप्रैल 2022 से, जब से भारत सरकार ने बढ़ाया है, अप्रैल 2022 से आपका सारा बकाया पैसा हम दिलवाएंगे। ये भारत सरकार ने कहा और ये मैं आपको बोल रहा हूं। इसके बाद आप चले आइए, हम वही जो बात अभी हम बोल चुके वो अब आया है। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स में काइंडली बी एडवाइज टू द अवे with the middleman system like wholesaler distributor to avoid leakage sharing the margin allowed to the fair price dealers। हमारे और केंद्र सरकार के बीच में दलाली बंद हो, हमारा मार्जिन खाने वाले को भगाया जाए, हटाया जाए। कौन खाता है? राज्य सरकार। ये हमारा लिखित में हमने किया। अब आइए आप सबसे बड़ा आधार, हमने एक सवाल राज्यसभा में पूछवाया था। 109 एमपी से राज्यसभा और लोकसभा में पीडीएस से संबंधित सवाल को पूछवाने का काम ऑल इंडिया फेडरेशन ने किया। थोड़ा थोड़ा करके पार्ट एक सवाल था उसमें कि अगर कोई बूढ़ा पुराना आदमी
या महिला अपना अंगूठा लगाती है और उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, 4 घंटा बैठकर वह चली जाती है बददुआ देकर, अपना मजदूरी खोकर, ऐसे परिस्थिति में हमारा क्या क्या ड्यूटी होता है। राज्यसभा में जो जवाब दिया गया वो जवाब हमारे पास है। साध्वी निरंजन ज्योति जो हमारी केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में यह जवाब दिया है कि किसी भी कीमत पर वैसे कार्डधारियों को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको डीलर को सामान देना है, उसका आधार नंबर एंट्री करके उसको सामान दे दे और जब आपका लिंक चालू होगा उस वक्त उसका चढ़ा करके उसको ई पॉस मशीन पर चढ़ा के अपडेट कर दे। इसको किस तरह से लिया जाता है अपवाद, ये आप नहीं लगा तो आप उसको टिप सही लेकर के आपने दे दिया, जब ऑनलाइन आया सिस्टम उसको लागू कर दिया, समझ गए। तो ऐसी परिस्थिति में वो राशन लेकर चला गया। हमारा भाई लोग इसमें कुछ ज्यादा तेजी दिखलाए। जब सुविधा आपको दिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। हमारे भाई लोग ऐसे भी निकले हैं जो एक दुकान में 80 ठो 90 ठो करके बैठ गए। कोई पूरा का पूरा आवंटन कर दिया। नतीजा क्या हुआ? पूरा सिस्टम सबके दायरे में आ गया और जो छूट आपको दी गई थी उस छूट को बंद कर दिया गया। तो सुधार पहले हम अपने आप में करें ना। आपको छूट देते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें 2-4% आप इधर उधर कर सकते हैं। 60% या 40% अगर आप कर दीजिएगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बावजूद इसके हमने खाद्य सचिव के सामने में उस दिन इस पर हमने सवाल पूछा। मैंने अपने झारखंड को सामने में लाया कि मेरे झारखंड में एक चिट्ठी जारी कर इसको बंद कर दिया गया है और जो ऐसा किए हैं उस पर वो जांच कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई गलत है उसको दुकान को रद्द कर दीजिए, वो उसी लायक है, क्योंकि एक आदमी के चलते पूरा सिस्टम बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आप इसको टोटली बंद मत कीजिए। इस पर बोले कि नहीं हो नहीं सकता, टोटली बंद तो नहीं किया। कैसे किया? आप हमको चिट्ठी दिखलाइए, आप हमको दीजिए, मैं फिर से मैं सरकार को लिखता हूँ ये बंद नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि 10% तक देना होगा। और हम आश्चर्यचकित रह गए। हम ठीक है सर, हम आते हैं, उसको हम चिट्ठी आती है, हाँ बिल्कुल दीजिए। निकलते वक्त भी हमने इस चीज का वादा लिया कि सर हम वो चिट्ठी, हाँ बिल्कुल आपको चिट्ठी दीजिए, मैं उसे देखूंगा। ये एक बहुत बड़ा रिलैक्स है इन लोगों के लिए, जिसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आदेश होगा तो सभी राज्यों के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा ना। भारत सरकार का आदेश तो सभी के लिए होगा। उसके बाद आप चले आइए हैंडलिंग लॉस। हमने 1 क्विंटल में 1 किलोग्राम का हैंडलिंग लॉस मांगा है कि हर हाल में आपको देना होगा, नहीं तो हम लोग अगर शॉर्टेज होता है या अनाज कोई कम देता है तो आप उसकी दुकान रद्द नहीं कर सकते। या तो आप हमें हैंडलिंग लॉस दो या नहीं तो 1 किलो आधा किलो पर दुकान पर शो कॉज करना ये सब का बंद करो। सीधा आप कम दोगे, हम कहां से देंगे भाई? सीधा सवाल। हमको 98 मिलेगा तो हम 100 कैसे पुराएंगे? रबड़ तो है नहीं। आप पहले हमको 100 तो दे के दिखलाओ। इस पर भी विचार करने का उन्होंने संकेत दिया है। हमने कहा कि प्लास्टिक के बोरे में हमको अनाज दिया जा रहा है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 22 से 25 रुपया एक बोरे पर नुकसान है, जो कमीशन के साथ हमें मिलता था। उस चीज को उन्होंने मान लिया और आदेश भी आ गया। ये आदेश आ गया, जूट बोरा वाला आ गया ना। हाँ, ये सब राज्य में जा रहा है, तुरंत इम्प्लीमेंट भी हो गया।
उसके बाद एक था 2 स्टेप डिलीवरी। कई राज्यों में 2 स्टेप डिलीवरी नहीं है, डीलर खुद उठाते हैं और उनको अभी तक भुगतान 2-2 साल का लाखों रुपया भुगतान उनका अटका हुआ। इस पर भी उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये काम करूंगा। अब आप कह सकते हैं हमको कि साहब ये सब क्या, आप ये सब बात हमको बता रहे हैं। हम ये सब बात इसलिए बता रहे हैं कि इन सारी बातों पर उन्होंने हमसे 3 महीने का समय मांग लिया। क्या समझे? भारत सरकार ने 3 महीने का समय मांग लिया कि साहब ठीक है, आप हमको 3 महीने का समय दीजिए, मैं एक एक करके आपके डिमांड को पूरा करूंगा। इसके गहराई में जाइए आप, यानी कि 3 महीने हमारे साथ उनकी वार्ता चलती रहेगी और हम एक एक डिमांड्स को हम फुलफिल करवाने का प्रयास करेंगे। और इस बीच में हमारा दबाव भी बना रहेगा और 22 तारीख को जंतर मंतर पर हमारा आंदोलन भी होगा। वो कार्यक्रम चलेगा और ये कार्रवाई भी चलेगी। इसके साथ साथ हमने याद दिलाई कि सर ये जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने दिया है, क्या भारत सरकार के अगर हैं तो हमें भारत सरकार के कर्मचारियों के मुताबिक सी ग्रेड का हमारा दिया जाए। अंततः हमें यह आश्वासन मिला है कि इस पर हम विचार करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। और अंतिम वर्ड था फूड सेक्रेटरी का, आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे। तो हमने जो मामला बिगड़ने वाला था उस मामले को बिगड़ने नहीं दिया और हमने विभाग के साथ अपनी हाथ में हाथ मिला करके दोस्ती कर ली कि एक कदम तुम भी आगे बढ़ो, एक कदम हम भी आगे। ये हमारी रणनीति आज फेडरेशन की है, इसे मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ और इसलिए आपको आमंत्रित भी करने के लिए आया हूँ कि आप अपने सुविधानुसार आप दिल्ली आए और वहाँ के आंदोलन में आप भाग लें। रामलीला मैदान नहीं जाएगी, याद रखिए। रामलीला मैदान में रामलीला हो रहा है, वो बुक है 1 महीने के लिए। सीधे आपको होटलों में रहना है और जंतर मंतर जाना है। तो इन सारी बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने में मैं आया हूँ और हम आपको आपकी बातों को हमने बहुत सारे चीज को हमने नोट किया है। और अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें लेके आपके सामने में आएंगे। आजकल मैं देख रहा हूं एक तीसरा मोर्चा नाम का कोई जंतु जो है, क्योंकि ये जीवन तो हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है साथी। हमने और विश्वम्भर बासु ने तो ठान लिया कि बस अंत्येष्टि जब होगा किसी फेडरेशन के किसी तरह के बैनर को हमारे सर पर डाल देना। ऑल इंडिया फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अंतिम बात, तमाम बातों को करते हुए, तमाम एजुकेशन को करते हुए मार्च अप्रैल के बाद अगर हमको यह लगेगा कि सरकार की दशा और दिशा गड़बड़ है और कहीं कुछ बात है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ये फाइनली मैं बोल रहा हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। यह बात अलग है, एक बहस का 25 लाख रुपया वहां लगता है, फिर भी अगर आप हमें 10 रुपया 20 रुपया एक दुकानदार अगर जमा कर, हमको ज्यादा की जरूरत है। आप 20 रुपया को 5 लाख से गुना कर लो, हम इसी तरह से हम 20 टका लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम हर पहलू पर बिल्कुल ही चुस्त और दुरुस्त हम खड़े हैं। तलवार की धार पर आपकी जन वितरण प्रणाली चल रही है। जितने लोग यहाँ आए हैं
एक एक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप से अपने लोगों को जोड़ने का काम कीजिए और ये आने वाला समय बड़ा क्रूशियल है और हम लोग एक एक चीज पर निगाह रख रहे हैं और आप लोग एकदम सिर्फ जो डायरेक्शंस मिले उसके अनुसार आप लोग काम